खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 11 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय से बीजेपी के तमाम नेता सरकार में दायित्व पाने के प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन सभी नए दायित्वधारी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं को भी सरकार में दायित्व देकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने कहा कि अभी तक 21 बीजेपी के नेताओं को दायित्व देकर उन्हें सरकार में जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि दशकों से ये सभी नेता पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दशकों से काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी से नवाजा गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता अभी भी बाकी बचे हैं जिन्हें सरकार में जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने दशकों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में समाज में संघर्ष किया है, जन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, ऐसे लोगों में सरकार में जिम्मेदारी दी है तो पार्टी संगठन में भी इसके प्रति उत्साह है और समाज में उनके जो समर्थक है, जहां जहां उन लोगों ने काम किया है, जनता में भी जो है बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी का माहौल है। और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र और वरिष्ठ नेताओं को भी इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाने की संभावना है। सबसे पहले उन सभी दायित्वधारियों को बहुत बधाई दे रहा हूं। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अनेकों वर्षों तक उन्होंने अपने समय को इस माँ भारती के कल्याण के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत समय उन्होंने दिया है। और एक ही बात मैं कह सकता हूं कि दायित्व देना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अभी 2 लिस्ट आई हैं, उम्मीद कर रहा हूं और भी लिस्ट आई, क्योंकि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान पार्टी के हित में किया है। और साथ में जब सरकार बनती है तो सरकार के कामों में हाथ बटाने का भी एक जिम्मा लोगों को दिया जाता है, ताकि हमारे जो सरकार के काम काज है उसमें भी उनकी सहभागिता हो, हमारी सरकार अच्छा काम कर सके। फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहा हूं और उन तमाम 11 जो अभी दायित्वधारी जिनकी घोषणा हुई है उनको बधाई दे रहा हूं। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस कर रही है और हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के एमयू साइन हुए हैं और प्रदेश के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के MCH सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का फैसला भी लिया है। आपको बता दें कि 18,000 करोड़ के एमयू साइन हो चुके हैं, पीपी मोड पर संचालित भी किए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर 18,000 करोड़ के एमयू जो हैं वो साइन हो चुके हैं और अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट आयोजन हुआ था जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो वहीं होशियारपुर बजवाड़ा रोड पर बनी नवनिर्मित आलीशान इमारत में मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं और जो भी कर्मचारियों के लिए एक खतरा भी बनी हुई है। मीडिया से बातचीत के दौरान वकील समुदाय ने कहा कि महज 6 महीने में कोर्ट रूम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नई बिल्डिंग में कई जगहों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ठेकेदार और कोर्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है सुपरवाइजर, लेकिन मामला दर्ज होने के काफी समय बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस मौके पर वकील समुदाय ने होशियारपुर प्रशासन से अपील की कि कथित दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और अगर इस इमारत को हुए नुकसान की भरपाई की जाए तो वह उनसे ही की जाए या फिर प्रशासन अपने स्तर पर इस इमारत की मरम्मत करवाए ताकि वकील समुदाय अपनी रक्षा कर सकता है, सुरक्षित महसूस भी कर सकता है। आपको बता दें कि खबर होशियारपुर से है, जहां पर कोर्ट रूम की हालत जर्जर बनी हुई है। कर्मचारी जो है वो अपनी जान पर खतरा ले रहे हैं। दरअसल नवनिर्मित
कोर्ट रूम में मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद में कोर्ट रूम की हालात जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये होशियारपुर के कोर्ट रूम की हैं, जहां पर बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और कर्मचारी जो हैं वो जान जोखिम में डालकर यहां पर काम करने आते हैं। नवनिर्मित कोर्ट रूम में मोटी दरारें आ चुकी हैं। ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਬੜਾ ਹੀ 3rd ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 2-2.5 mm ਦਾ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰਸ ਚੈਂਬਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ 3rd ਕਲਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ DBA ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੈਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕ ਆਣੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿल्डिंग 'ਚ नहीं आ सकते। शारदा नदी के डाउन स्ट्रीम में बुधवार से फिर से खनन कार्य शुरू हो गया है और आपको बता दें कि खनन के पहले दिन 230 वाहनों ने खनन क्षेत्र में प्रवेश किया। खनन का कार्य शुरू होने पर कारोबारियों ने राहत की सांस भी लिया और आपको बता दें कि वाहन साथ ही वन निगम के सेक्शन अधिकारी तारा दत्त ने बताया कि फिलहाल 85,000 घन मीटर निवासी की जो मंजूरी है वो दी गई है और बाद में देहरादून से मृदा और जल आयोग की टीम के सर्वे के बाद में घन मीटर बढ़ा दिया जाएगा। और पहले दिन कांटों में नेटवर्क कम होने से निकासी में देरी हुई और जैसे वाहनों में लंबी कतार भी लग गई। शारदा नदी में 4 कांटों से खनन वाहनों की आवाजाही हो रही है और साथ ही ओवरलोड ले जाने वाले वाहन कांटे के पास लाख हो जाएंगे और फिर जिन्हें अगले दिन खड़ा रहना पड़ेगा और 125 क्विंटल से अधिक खनन ले जाने वाले वाहन लॉक हो जाएंगे। प्रत्येक वाहन के टोकन मनी 3,000 रखी गई है।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुलमा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सक्षम होंगे। ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोतरी करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सरकार को लाखों की चौपट लगाने वाले नायब नाजिर के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील से 42.32 लाख रुपए गमन करने का आरोप है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी और जब अंतिम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो तहसीलदार सचिन कुमार ने जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। और आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ धारा 409 के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि हल्द्वानी तहसील के नायब नाजिर मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच भी चल रही थी और 5 साल पहले जफर हल्द्वानी तहसील में नायब नाजिर के पद पर तैनात था। और साथ ही आपको बताते चले कि वर्तमान में आरोपी जफर नैनीताल तहसील में कार्यरत है और जांच के में यह भी सामने आया कि जफर ने खतौनी मद ई जनाधार और वासिल खाकी नवीस के लिए भी अपने धन सरकारी कोष में जमा करने के बजाय अपनी जेब में रख लिया है। एक पूर्व कार्मिक है हमारे यहाँ तहसील हल्द्वानी में नाजिर के पद पर रहे, वो 2009 से 2015 तक। उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई थी और जांच समिति में नगर मजिस्ट्रेट मैडम के अंडर में एक जांच हुई थी, जिसमें उनके खिलाफ 42 लाख रुपए जो तक उनके समय में विभिन्न माध्यमों से आय होती थी तहसील को, वो खाते में जमा न करने के संबंध में उनको दोषी पाया गया था। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था एक एफआईआर करने को उनके विरुद्ध, तो उनके क्रम में उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है। उनके खिलाफ एक आदेश हुआ है कि वो 20,000 रुपये प्रति माह जमा करेंगे अपने जो भी सैलरी वगैरह से। उसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। 8 घंटे काम पेंशन समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर डाक सेवकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर डाक सेवक देहरादून के परिमंडलीय कार्यालय परिसर में हड़ताल पर डटे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण डाक सेवकों की ग्रेजुएटी को 1,05,000 से बढ़ाकर 5 लाख तक करने की मांग की गई। और राजकुमार मधवाल ने भी कहा कि ग्रामीण डाक सेवक को एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सक सुविधाएं भी दी जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता तो वे लगातार अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे।
है और इसमें निर्णय लेने का भी हमारा जो अधिकार है हमारे सीएचक्यू को है। दिल्ली जो हमारा सीएचक्यू है, हमारी 3 यूनियन है, एक डिवीजन की यूनियन जो हम लोग हैं जिले के, दूसरी सर्किल की है प्रांत की, और तीसरा हमारा सीएचक्यू है केंद्रीय नेतृत्व। तो सरकार से जब भी कंप्रोमाइज के टेबल पर बैठते हैं तो हमारा सीएचक्यू बैठता है। तो सीएचक्यू से जो अभी हमारे निर्देश हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम हड़ताल जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी है, इसका टाइम नहीं है कि हम 5 दिन के लिए हैं या 7 दिन के लिए हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। और दूसरी इसमें एक बात और है कि हम लोगों के साथ देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वेतन हमारे कम, पेंशन हमारी नहीं, जीपीएफ हमारा नहीं, मेडिकल सुविधा हमारी नहीं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है और इतना ही नहीं, शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया है। इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ में बैठक में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर मुसलमानों को पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया है। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को भी लेकर आरोपों का दौर शुरू हो गया है और कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को राष्ट्रवाद और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। और इस तरह से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी पूरी तरह से हमलावर नजर आई हैं। खबर देहरादून। मोहम्मद काज़मी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में या पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए, और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काज़मी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे। देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद उसमें बहुत पाक पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया, और जितने शहर हैं अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्य धारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बना करके भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और उत्पादक अपने खाद्य उत्पाद जैसे पहाड़ी दालें, मिलेट्स और एरोमेटिक उत्पाद, थुल्मा, हैंडीक्राफ्ट आदि का विपणन विभिन्न ब्रांड्स के अंतर्गत कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश में पहली बार अम्ब्रेला ब्रांड की अनुपम पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जो आज हाउस ऑफ हिमालयाज के रूप में साकार होने जा रही है।
हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना है। अम्ब्रेला ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मूल्य संवर्धन के साथ सप्लाई चेन एवं विपणन व्यवस्था मजबूत होगी और नए बाजार खुलेंगे, जिससे राज्य के ये चुनिंदा घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में हाउस ऑफ हिमालयाज अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआती दौर में प्रदेश के जीआई उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च करने के लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रामनगर क्षेत्र के आसपास स्थित कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों के आतंक के बाद में जहां एक और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वहीं स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से भी काफी परेशान हो रहे हैं। और 9 दिसंबर को बाघ को पकड़े जाने के साथ ही मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और घायल अंकित का विभाग द्वारा उपचार कराए जाने की मांग को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिर्रा और ठेला पर्यटन जोन को बंद कर दिया गया था। और इस बीच ग्रामीण और अधिकारियों के बीच में काफी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर 14 दिसंबर को फिर से उक्त जोनों को बंद करने की घोषणा की थी। बाघ को जो बाघ ने बीच में आदमखोर बाघ लगा हुआ है और एक लड़के को बच्चे को घायल कर रखा है और उसके संदर्भ में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आप उस बच्चे को अपनी विभागीय तौर से या सरकार की तौर से और उस बच्चे को कम से कम फिट कर दीजिए और जो महिला महालक्ष्मी है उसके परिवार को आश्रित को अंतरिम सहायता प्रदान कर छोड़ करके। उससे पहले मेरे पास 700 गाय थी। 700 गायों में टाइगर खाता रहा। हमने कोई अंतरिम सहायता नहीं दी। पापा ने भी मना कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।